एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से स्टील के, और ये मैंने आज ही किया। तो मैंने क्या नोटिस किया ना कि तुम्हारे स्टील में मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड हैं। मतलब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि जो तुम्हारा WSM है उस WSM के ऊपर ही बेस्ड है तुम्हारा LSM, है ना। ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी। और जो 25% हमारा WSM है वो हमारा LSM में आता है, ये चीज मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। तो जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने ये चीज देखी कि ये जो 25% है ना यही आ रहा तुम्हारे मेंस में, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। और LSM का और 10% है एक्स्ट्रा। मतलब ये जो 25% है ये वाला पार्ट जो है अभी ये, और 10% और है, बस ये आ रहा तुम्हारे मेंस में और कुछ नहीं आ रहा। यानी कि हुआ क्या कि जब मैंने सारे क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर के, तो एक तरीके से अब ये समझ लो कि मुझे ना सिर्फ तुम्हें दो चार फॉर्मूले और बताने हैं। ठीक है, दो चार फॉर्मूले जैसे कि हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले रहेंगे, प्लेट का, जॉइंट का, वो सब का रप्चर वाला फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा। बस ये दो चार फॉर्मूले जो है तुम लोगों को बताने हैं, और उसके बाद इन सब का एप्लीकेशन शुरू कर देना है। तो हमारा जो है स्टील कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे अभी तक कितना कर लिया ना, ये समझ लो कि स्टील हमारा 85% टू 90% कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी अब बचा है 10% के आसपास, 15 to 10%, वो इतना हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, स्टील खत्म है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है कल और परसों तक स्टील सारा खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पे ये जो अब हमारा स्टील का सेकंड चैप्टर है ना, ये है जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर है यहाँ पे, जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स का। अब यहाँ क्या है, इसमें कुछ पार्ट, इसका चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है ये। इसका कुछ पार्ट सेम टू सेम है हमारे जो हमने RCC में पढ़ा था, शुरू वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये सेम है। जैसे कि यहाँ पे डिजाइन थ्योरीज कितनी होती है, वहां पे भी डिजाइन थ्योरीज 3 थी, यहाँ पे भी 3 है। लाइक WSM वर्किंग स्टेट मेथड, LSM लिमिट स्टेट मेथड, एंड ULM अल्टीमेट लोड मेथड, ये 3 थ्योरीज होती है। ठीक, इसके बाद में हमारे पास में एक और आ जाता है यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस जो होता है वो पार्ट होता है किसका, अल्टीमेट लोड मेथड का। तो ये चीज समझो, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछने लगे प्लास्टिक एनालिसिस क्या है, तो प्लास्टिक एनालिसिस जो होता है वो पार्ट है अल्टीमेट लोड मेथड का। बिकॉज हम प्लास्टिक एनालिसिस में करते क्या है, जो अल्टीमेट पॉइंट होता है ना, जहां तक मटेरियल फेल नहीं होता वहां तक की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं, कि उस एंड पॉइंट तक की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं, और वही अल्टीमेट लोड मेथड हमारा होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये WSM में हम करते क्या है, देखो WSM में हम अपने लोड को ना परमिसिबल एक लिमिट में रखते हैं। परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ पे इस ग्राफ ग्राफ को देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो कि हमारा मटेरियल जो है वो यहाँ पे इस लिमिट पे फेल होता है, कि जो FY यहाँ पे लिखा है यहाँ पे फेल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को जो हम डिजाइन करेंगे वो FY के लिए करेंगे, मतलब सॉरी FA के लिए करेंगे। मतलब जो उसका लोड होता है ना वो हम उसको नीचे ही रखते हैं, FA से नीचे रखते हैं, परमिसिबल से नीचे रखते हैं। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे WSM में, कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो अनइकोनॉमिकल बन जाता है। क्यों बन जाता है अनइकोनॉमिकल, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हम इसकी लिमिट कहाँ तक की है, मेटेरियल की यहाँ तक की है ना, FY तक की। इसके अंदर स्ट्रेंथ अभी बची हुई है बहुत सारी। आप उसको कहाँ तक के लिए डिजाइन कर रहे हो, FA से नीचे तक के लिए डिजाइन करो। सपोज हमने यहाँ तक के लिए डिजाइन किया, वो भी इतना ही तो काम आ रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कहाँ तक है, उसकी कैपेसिटी तो यहाँ तक है। तो जो इतना पार्ट, जो इतना स्ट्रेंथ बचा हुआ है, ये वेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे अनइकोनॉमिकल सेक्शन बनते हैं। इसी वजह से हमने अपना LSM वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, जो हमारा क्या बना था, एक इकोनॉमिकल सेक्शन बना दे रहा था। ठीक है, ये चीज थी। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ये परमिसिबल वाला FY अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये चीज जो मैंने अभी बताई आप लोगों को कि हमारा क्या था, अन इकोनॉमिकल बन रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं। यहाँ पे ऊपर से लेकर के यहाँ से नीचे तक मेंशन हो रखी है, वो सारा मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तुम लोग बाद में पढ़ सकते हो। अभी देख लो आगे। यहाँ पे अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेसन के, जैसे कि देख लो, स्ट्रक्चर जो हमारा वो फिट होना चाहिए, और स्ट्रक्चर जो है वो अपना पर्पस पूरा करना चाहिए। यानी कि उसकी जो डिजाइन लाइफ होगी, जब तक के लिए भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, वो अपना पर्पस पूरा करना चाहिए। और उसके पर्पस क्या होता है, लाइक वो फेल ना हो, है ना, और उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन ना आए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, वो उसका पर्पस होता है, इंटेंडेड पर्पस होता है, वो इसीलिए बनाया जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड जो होता है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एमसीक्यू से पूछ सकता है। तो ये क्या है, हमारा लिमिट स्टेट मेथड एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है। और हम यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी लेते हैं, हम ये प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है ना, और इसके ऊपर जो वजन लग रहा है ना, जो इसके ऊपर वजन लग रहा है, सपोज करो कि ये 100 ईयर्स का है इसका लाइफ, तो इसके जो 95 ईयर्स होंगे ना, उन 95 ईयर्स में इसके ऊपर लगने वाला वजन, सपोज करो कि मैंने अब इसको 100 न्यूटन के लिए डिजाइन किया था और 100 ईयर्स इसकी क्या थी, लाइफ थी, तो हम ये कहेंगे कि 95 ईयर्स के लिए इसके ऊपर जो वजन लगेगा वो 100 न्यूटन से कम ही लगेगा, यानी कि 99 न्यूटन तक ही लगेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है, ये 95% और ये 5% वाला जो केस है ना, तुम लोगों को ध्यान होगा आरसीसी में भी था, तो वो सेम चीज यहाँ पे है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है यहाँ पे, कुछ डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, अब देख लो, अब वो जो 5% है, एक प्रोबेबिलिटी तो है ना, फिर भी 5% का एक रिस्क है ना, ये तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ रिस्क ऑफ 5%। तो ये जो रिस्क है इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो चीजों का यूज करते हैं, वो दो मेथड्स होते हैं। वो होता है हमारा क्या, एक अपना है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, एक है हमारा सर्विसेबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए डिजाइनिंग करते हैं, सर्विसेबिलिटी में हम अपना चेक करते हैं। ठीक, अभी देखो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि वी विल डिजाइन फॉर द स्ट्रेंथ एंड चेक फॉर द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे करते क्या है, हम स्ट्रेंथ के लिए जब हम अपनी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए जब अपनी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, तो हम देखो स्ट्रक्चर को कैसे सेफ बनाते हैं, कैसे यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। जो हमारा लोड होता है ना, जो भी हमारा लोड होता है, इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इस लोड की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, यानी कि लगने वाले वजन को बढ़ा देते हैं। और जो कैपेसिटी अपनी स्ट्रक्चर की होती है, हम उसको मानते हैं कि भैया कैपेसिटी और भी कम है, उसके स्ट्रक्चर की जितनी कैपेसिटी होती है उससे और कम यहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे की जाती है। तो ये जो हमारा 5% का रिस्क होता है वो यहाँ पे मैनेज हो जाता है इस तरीके से, वो जो हमारा 5% के फेलियर का रिस्क होता है वो यहाँ पे मैनेज हो जाता है। अब देख लो, तो यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, और वो दो तरह के होते हैं, एक मटेरियल के लिए होता है और एक लोड के लिए होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक किसके लिए होता है, स्ट्रक्चर के लिए होता है, और एक आपके वजन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल के लिए होता है उसको गामा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोड के लिए होता है उसको गामा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो लोड के लिए होता है वो अपने लोड में मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है उसका। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आप लोगों को बताया था, लोड में हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जैसे ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज हमने की हुई है, देखो W इंटू गामा एफ कर दिया। ऐसी जो मटेरियल के लिए होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये किया जाता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, अब देखो ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये सब तुम लोग पढ़ लेना, ये सब मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया है, ये तो और डिटेल में लिखा है। अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोग को एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे WSM में तुम्हारा क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र था ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र था वहां पे, है ना। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे स्टील में क्या होता है, स्टील में लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर होता है किसकी जगह पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह पे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह पे हम किसका यूज कर रहे होते हैं, हम लोड फैक्टर का यूज कर रहे होते हैं, इस चीज को समझना। ठीक, अब यहाँ पे देखो लिमिट स्टेट में जो हमारे लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है उसमें हमारे लोड फैक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, सर्विसेबिलिटी में 1 के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्रीवियस पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ठीक, अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, जो लोड की बात हो रही है यहाँ पे गामा एफ, तो यहाँ पे देख लो, तो ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, लोड कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड लग रहा है, और ये जो CL है ये है क्रेन लोड, तो CL के लिए लिख लो वेयर CL इक्वल्स टू, तो अगर हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि डेड लोड, लाइव लोड और क्रेन लोड है, और स्ट्रेंथ की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे क्रेन लोड प्लस 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है, ये वही चीजें हैं, मतलब सेम वैल्यूज नहीं है, मतलब मैं आरसीसी से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आरसीसी और स्टील की जो हमारे सेफ्टी फैक्टर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो डिफरेंट है, वहां पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, लोड कॉम्बिनेशन के दोनों जगह पे डिफरेंट है, तो ये चीज तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, कोई ये डिफिकल्ट टास्क नहीं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स। ये जो चीज यहाँ पे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ऊपर अभी अभी हमने देखा एक लोड कॉम्बिनेशन वाला जो देखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये भी, लेकिन जो नीचे है अभी पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मटेरियल के लिए। तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1.10 है। कब? अगर यील्डिंग हो रही हो। तो यील्डिंग के केस में इसको डिनोट कैसे किया था? देखो, मटेरियल है तो यहाँ पे एम आया है, समझते चलो, यहाँ पे एम आया है मटेरियल के लिए, और इसी में चूंकि यील्डिंग का केस है तो यहाँ पे ये नॉट आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर बकलिंग हो रही है तो भी इसको सेम उसी तरीके से डिजाइन करते हैं, उसी तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और वैल्यू भी यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की सेम रहेगी। उसके बाद में अगर हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस हो रहा है तो यहाँ पे गामा M1 आ जाता है, और गामा M1 के लिए 1.25 वैल्यू होती है। तो गामा M1 हमारा कितना होता है? यहाँ पे 1.25 होता है। गामा M0 जो है वो हमारा कितना होता है? 1.10 होता है। ये चीजें याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। अब उसके बाद में नीचे आ जाओ, नीचे में जो लिखा हुआ है शॉप फैब्रिकेशन एंड फील्ड फैब्रिकेशन, इनके बारे में समझो। इनको समझने से पहले, यानी कि जो राइट साइड में लिखा है इनको समझने से पहले थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। ये जो नाम यहाँ पे लिखे हैं बोल्ट्स फ्रिक्शन टाइप, तो ये बोल्ट्स के लिए है। अगर बोल्ट आपके फ्रिक्शन टाइप है तो फ्रिक्शन टाइप के लिए हमारा यहाँ पे F लिखा गया है। बोल्ट क्या होता है? मटेरियल होता है ना एक, तो मटेरियल के लिए तो हमारा यहाँ पे गामा M है, क्योंकि बोल्ट एक मटेरियल है। उसके बाद में फ्रिक्शन टाइप है तो यहाँ पे F आया है, F फॉर फ्रिक्शन। अगर शॉप फैब्रिकेशन तो 1.25। So high yield friction grip bolts. हाँ, हाई यील्ड फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 आया, यहाँ पे भी 1.25 है। अगर बियरिंग टाइप बोल्ट्स हैं, ये जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे MB लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। अगर आपकी रिविट्स है तो फिर यहाँ पे रिविट्स के लिए R आ जाता है, रिविट्स के लिए भी वैल्यू सेम है। और अगर आपका वेल्ड होता है तो वेल्ड के लिए यहाँ पे W आता है, तो यहाँ पे W के लिए आता है 1.25 अगर शॉप फैब्रिकेशन है, और अगर फील्ड पे फैब्रिकेशन है तो यहाँ पे 1.50 आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है यहाँ पे जो हमने देख लिया, और वैल्यूज हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इनको थोड़ा समझना, ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है कहीं कहीं बात। ठीक, अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा, जैसे बोल्ट्स का भी यहाँ पे जिक्र हुआ था, तो बोल्ट्स के बारे में बताता हूँ कि बोल्ट्स हमारे कितने तरह के होते हैं। तो जैसे कि बोल्ट्स है, हमें यहाँ पे है हमारे पास में HSFG हो गया। ठीक है, सबसे पहले बोल्ट्स जो हमारा मेनली एक ब्लैक बोल्ट्स करके नाम होता है, मैं टोटल बता देता हूँ। तो जो बोल्ट्स होते हैं यहाँ पे वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं वो देख लो। बोल्ट्स आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहला है हमारे पास में अनफिनिश्ड बोल्ट्स। जो अनफिनिश्ड बोल्ट्स हैं इनको हम ब्लैक भी बोलते हैं, ब्लैक बोल्ट्स। दूसरा हमारे पास में होता है फिनिश्ड बोल्ट्स, इनको हम टर्न्ड बोल्ट्स भी बोलते हैं। ये होता है हमारा फिनिश्ड बोल्ट्स, इनको हम टर्न्ड बोल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें बेसिकली क्या है कि इनकी बनावट में अंतर होता है। अनफिनिश्ड में क्या है कि प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होती है, फिनिश्ड में प्रॉपर फिनिशिंग होती है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। तो ये हमारे पास में 3 तरह के जो हैं बोल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ये इन्हीं बोल्ट्स का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब बियरिंग बोल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बियरिंग बोल्ट्स कौन से हैं? ये जो ऊपर वाले दोनों आप देख रहे हो ये आपके बियरिंग बोल्ट्स होते हैं। वो आपको बताएगा एग्जाम में कि कौन सा वाला बोल्ट जो है वो यूज हो रहा है। ये आपका बियरिंग बोल्ट है, और ये आपके यहाँ पे फ्रिक्शन बोल्ट्स हैं। ऊपर वाले बियरिंग बोल्ट्स होते हैं और ये हमारे फ्रिक्शन बोल्ट्स होते हैं। तो इनके लिए ये हमारे पास में ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से ली गई है। ठीक है, बियरिंग टाइप के लिए ये, फ्रिक्शन टाइप के लिए। तो मतलब देखा जाए तो बोल्ट के लिए सेम ही वैल्यू है, कुछ अंतर नहीं हुआ यहाँ पे बोल्ट्स के लिए। ठीक है ना, सिर्फ वेल्ड के लिए चेंज हुआ। तो इस चीज को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे इनको फ्रिक्शन बोल्ट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जो है ये shear को ट्रांसफर करते हैं थ्रू द फ्रिक्शन। दे ट्रांसफर shear थ्रू फ्रिक्शन। यहाँ पे ये चीज होती है। ठीक है, ये है। और ऊपर वाले में क्या होता है, यहाँ पे इन बियरिंग टाइप्स में ये भी shear को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये थ्रू बियरिंग ट्रांसफर करते हैं। ठीक, इन वजह से इनके नाम इस तरीके से पड़े हुए हैं यहाँ पे, बियरिंग बोल्ट्स एंड फ्रिक्शन बोल्ट्स। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लोड ट्रांसफर के अकॉर्डिंग बात करूं तो लोड ट्रांसफर के अकॉर्डिंग जो हमारे बोल्ट्स हो जाते हैं फिर वो 2 तरह के हो जाते हैं। एक होता है बियरिंग टाइप बोल्ट और एक होता है हमारा फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। ठीक है,
ये चीज है।